नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा और जिम्मेदार डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ को अलग प्रदेश बने 25 बरस हो गए। यहां अब तक तकरीबन हर सरकार का टास्क रहा है कि प्रदेश में समेकित विकास के लिए कार्य करे, संभावनाओं से भरे नए सेक्टर्स में निवेश को लाए, ऐसी इंडस्ट्री लगवाई जाए जिसमें यूथ को रोजगार मिले ज़्यादा संख्या में। हर एक सरकार ने निवेश को लाने के लिए कई बार इन्वेस्टर समिट भी किए, कुछ ने अलग प्रयास किए, उद्योग नीति में उत्तरोत्तर बदलाव देखे गए। अब मौजूदा साय सरकार दिल्ली और इसके बाद मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट करने जा रही। दिल्ली में मीट के कुछ अच्छे परिणाम सामने आए, सो मुंबई पहुंच रही है जहां देश की कमर्शियल कैपिटल है। सरकार का यह दावा है कि उनका फोकस रोजगार और बड़े निवेश पर है, ना कि बड़े इवेंट करने पर। विपक्ष ये पूछ रहा है कि सरकार ये बताए कि एक्चुअली वास्तव में जमीन पर कोई निवेश आएगा भी। खुलकर दोनों पक्षों को सुनेंगे, डिबेट भी करेंगे, पर पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में साय सरकार अब प्रदेश में निवेश को लेकर काफी सक्रिय है। बीते माह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में इन्वेस्टर मीट कर उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश का न्योता दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के साथ 4,000 करोड़ से अधिक के एमओयू हुए। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। अब सीएम विष्णुदेव साय गुरुवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट करने जा रहे हैं, जिसमें कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, हर्बल, स्टील, सीमेंट और टेक्सटाइल जैसे चुनिंदा सेक्टर से जुड़े उद्योगों को लाने का प्रयास है। इसे लेकर राज्य सरकार के अफसर उद्योगों को एक प्रेजेंटेशन देंगे। मुंबई इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी निवेशक भी शामिल होंगे। उम्मीद है इस बार भी हजारों करोड़ का ठोस निवेश मिलेगा। बीजेपी सरकार का दावा है कि नई उद्योग नीति के तहत उद्योगों को भूमि और जल में छूट के साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधा दी गई है। ये नीति उद्योग स्थापना तय करने और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने पर जोर देती है। दिल्ली के बाद मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर मीट को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि पिछली भूपेश सरकार ने बीते 5 साल में केवल बड़े इवेंट्स किए हैं, लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट सिफर रहा। अगर इन्वेस्टमेंट हुआ भी तो वो केवल कांग्रेस नेताओं पर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2.5 साल के फॉर्मूले के चलते पिछली सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एटीएम बनकर रह गया था। मुंबई में है छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट। इसमें उद्योगपतियों के साथ मुलाकात है, उनके सामने छत्तीसगढ़ की जो नई उद्योग नीति है उसको रखेंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी अपने नेताओं पर इन्वेस्ट करते रहे। उनके 2.5 साल के फार्मूले को फेल करने के लिए छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर दिल्ली के अपने नेताओं पर उन्होंने खूब इन्वेस्ट किया। लेकिन वहीं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन से पूरे प्रदेश में अच्छे निवेश का माहौल बना है। इस इकॉनमी का पहिया तेजी से आगे घूमेगा। इधर सरकार के दावे को हवाई बताते हुए विपक्ष ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी सरकार कब तक पिछली सरकार पर आरोप लगाकर काम चलाएगी। अब बारी बीजेपी सरकार की है। उन्हें वास्तव में जमीन पर कितना निवेश आ पाया उसे बताना चाहिए। जितना छत्तीसगढ़ के लेके आए, कागज में नहीं, वास्तविक तौर पे उसका स्वागत रहेगा। जो खुद प्रशासन से आया है, जिनके ऊपर दंतेवाड़ा में रहते हुए आरोप भी लगे हैं, कई वहां पे जमीन आवंटन के मामले को लेकर भी ऐसे बहुत से आरोप लगे हैं। तो ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, और इसीलिए झूठे मामले में कवाशी लखमा जैसे आदिवासी नेता को भी फंसाने का काम किया गया है। कुदरती खूबसूरती के साथ साथ संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में हर एक सरकार का टारगेट होता है उद्योगों को आकर्षित कर नई इकाइयों की स्थापना करना, ताकि सरकार को रेवेन्यू और जनता को रोजगार मिल सके। ये भी सही है कि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने हर सरकार के अपने अपने तरीके होते हैं। अब सवाल ये, प्रदेश की नई उद्योग नीति के साथ दिल्ली के बाद मुंबई में इन्वेस्टर मीट से प्रदेश को वास्तव में क्या मिलेगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। दोनों पक्षों के दो बड़े ही कद्दावर, समर्थ, समझदार, तर्कशील और अनुभवी नेता हैं। दोनों सीरियस बात करने के आदी हैं और इस विषय के ऊपर गंभीरता से चर्चा होगी, इस बात की पूरी उम्मीद हम करते हैं। अनुराग सिंहदेव साहब हैं, बीजेपी के बड़े सीनियर नेता हैं, विभिन्न जिम्मेदारियां आप पार्टी में अभी भी संभाल रहे हैं। नमस्कार करते हैं, बहुत स्वागत है आपका सिंहदेव साहब।
और सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता, सुलझे हुए नेता और प्रवक्ता। उनको भी नमस्कार मेरा, बहुत स्वागत है आपका। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। अनुराग सिंहदेव साहब, ये जो नया तरीका है, अभी हम सुन रहे थे वित्त मंत्री जी को, उनका कहना है कि पिछली सरकारों ने अपने नेताओं पर इन्वेस्ट किया, एक एटीएम बन गया। आरोपों पर बाद में आएंगे, फिलहाल अभी आप जहां जहां जा रहे हैं, पहले आप दिल्ली गए और अब आप मुंबई जा रहे हैं, सरकार जा रही है, तो क्या उम्मीद है, क्या अलग है, क्या नया है? कैसे माने कि ये वास्तविकता में ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा? देखिए पुनीत जी, ये इन्वेस्टर मीट तो वास्तव में एक अद्भुत है और मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक प्रबंधन की दाद देता हूँ कि पिछले 1 वर्षों में जिस तरीके से वित्तीय मामलों की घोषणाओं को इस सरकार ने स्वस्फूर्त तरीके से और फुर्ती के साथ पूरा किया है, वो किसी भी सरकार के लिए एक ऐतिहासिक रूप से एक सफलतम अचीवमेंट माना जा सकता है। और उसके बाद वित्तीय प्रबंधन को लेकर ही इन्वेस्टर मीट, ये पहले दिल्ली में फिर अब मुंबई में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गौतम अडानी जी का प्रवास था, उन्होंने लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर के इन्वेस्टमेंट की बात की। यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए CSR में खर्च करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। और अभी जो मुंबई में इन्वेस्टर मीट है, ये भी लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का एक निवेश लगभग 6-7 कंपनियों से ये दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से ये कमिटमेंट है कि छत्तीसगढ़ को हम कैसे आर्थिक प्रगति की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। और पहले साल में ही सरकार का जो चेहरा है, जो उसके इरादे हैं कि 25 साल छत्तीसगढ़ को हुए हैं, हमको 47 जब हम 2047 में पहुंचेंगे तब हमको कहां पहुंचना है, ये स्पष्ट डायरेक्शन छत्तीसगढ़ सरकार का है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिबेट रखा है पुनीत जी। चलिए, अच्छी बात है। और जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि हम अब की बार सीरियस टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि क्या नई चीज़ें हैं, क्या ऐसी बातें जिसको लेकर हम इतना आशान्वित हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत तो हम हर बार देखते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, विपक्ष क्या देख रहा है? जो प्रयास हुए हैं, एक नया तरीका, 2 दावे हैं। कहा है कि हमने पॉलिसी अब इस तरह की डिज़ाइन की है कि ये उद्योगपतियों के फ्रेंडली हो, लेकिन इसमें 2 बातें तय हों कि उद्योग लगें ज़मीन पर, और दूसरा ये कि उनमें रोज़गार मिले लोगों को, जो यहाँ प्रॉमिस होता है हर सरकार का। क्या कहेगा विपक्ष इस पर? देखिए, अगर सरकार से निवेश हो या यहाँ परिस्थितियों की वजह से निवेश हो, यहाँ रोजगार सृजन हो, तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। मगर आपको एक चीज बता रहा हूं मैं कि हमने भी काफी अरसे से राजनीति की है और देखा है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री थे। वो देश ही नहीं विदेश में भी जाकर के कई किस्म के प्रयास किया करते थे और अपने निवेश के संबंध में MOU हजारों रुपए के हुए थे। दरअसल में ये परिस्थितियां इस तरह की हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी के समय भी बहुत सारे इस तरह के प्रयोग हुए, मगर वास्तविक में देखा जाए तो इसकी परिस्थितियां ऐसी है कि जैसे कोई आदमी किसी शोरूम में जाकर के टेस्ट ड्राइव करता है और बोलता है कि मैं कल परसों आके गाड़ी ले जाऊंगा, और गाड़ी का जो शोरूम का मालिक खुश हो जाता है कि अभी मेरी गाड़ी बिक गई। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो MOU है, इनकी आज तक परिस्थितियां तो इसी तरह की रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से उद्योग आना चाहिए, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं कि MOU जो है ये रह न जाए। अगर आप पूरे आंकड़े निकलवाएंगे पिछले 20-25 सालों के कितने इस तरह के मीट हुए और किस तरह के MOU हुए और कितने धरातल पे वो परिणित हुए, तो आपको समझ में आएगा कि ये कुल मिला के ये एक तरह से प्रयास अधिक होता है कि परिणाम नहीं निकलते। प्रयास ज़्यादा है, परिणाम कम है। इधर दावा है कि हम बड़ा एक इवेंट नहीं कर रहे बल्कि बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने की तरफ काम कर रहे हैं। सिंहदेव साहब, फिर वापस उस सवाल के ऊपर लौटूंगा। ऐसी क्या नई चीज़ हो रही है जिसको लेकर के हम ये उम्मीद करें या दावा करें कि अब की बार निवेश पुख्ता तौर पर आ रहा है? देखिए, पुख्ता तौर पर निवेश तो आते ही है। जब भी बीजेपी की सरकार रही है, पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी रहे, और निश्चित रूप से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकास और उद्योगपतियों का विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति उस समय का जो रुझान था वो आज फिर से एक बार दिखाई पड़ रहा है।
पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ नेता है, वो भी जानते हैं किस प्रकार का भ्रष्टाचार का बोलबाला था, किस प्रकार से कर्ज में छत्तीसगढ़ सरकार डूब रही थी। इनकी इकोनॉमी पर विश्वास नहीं था लोगों को, इसलिए निश्चित रूप से इन्वेस्टर का विश्वास छत्तीसगढ़ में घटा था और अब पुनः एक बार विश्वास उभर के सामने आ रहा है। तो नई बात तो यही है कि पिछले 5 वर्षों में जो देश भर के उद्योगपतियों का, निवेशकों का विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति घटा था, अब पुनः बढ़ रहा है। यहाँ पर न तो उनको कोयला मिल रहा था, न संसाधन मिल रहे थे, न इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। तो इन सब चीज़ों को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक बहुत साधारण चीज़ें होती है जिसको हम लोग इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए कोई भी सरकार प्रयोग में लाती है, उसका पूरे तरीके से अभाव पिछले सरकार में देखने को मिल रहा था। तो आप देखिए कि पिछली बार की जो सरकार थी, वास्तव में जो वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये इन्वेस्टर्स की नहीं बल्कि दिल्ली में अपने नेताओं के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली सरकार थी, ये बिल्कुल प्रामाणिक सच है। थोड़ी देर बाद जाऊंगा इस आरोप के ऊपर, खुलकर आप दोनों इस पर अपनी बात और तर्क और बहस हेड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी का एक और प्रमुख सवाल है, अभी आपने कहा कि पिछली रमन सरकार के जो 3 टर्म थे और अब की बार जो साहब की सरकार है, उसके 1 वर्ष के भीतर हम एक तरह से उद्योग फ्रेंडली नीति लेकर आए। अब इसमें 2 बातें हैं, क्या हम उनको इस बात के लिए पुश करेंगे, इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, क्योंकि ज़मीनें इस क्षेत्र की लग जाती हैं, लोगों का बड़ा उम्मीद होती है कि अगर उनकी ज़मीनें जा रही हैं, भले ही उनको मुआवजा मिले तो कम से कम उनको वहाँ हर घर में रोज़गार मिले, काम मिले। कई ऐसे संघर्ष प्रदेश में होते रहे और आगे भी हम देख रहे हैं कि जब नए उद्योग आएंगे तो फिर ये सवाल उठेगा। तो क्या हम उनको बाध्य कर रहे हैं नई नीति से? एक बात। दूसरी बात, अगर कोई समय पर नहीं लगाता है तो क्या उसकी वापसी होगी? क्योंकि पिछली सरकार ने कहा था कि हमने लैंड कईयों से वापस ली। देखिए पुनीत जी, मैंने कहा ना कि यदि अनुकूल वातावरण है जिस राज्य में होता है, हाँ, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर निवेश होते हैं। और जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, मैं तो मानता हूँ कि अभी गौतम अडानी यदि छत्तीसगढ़ में प्रवास किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करूंगा, मैं सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में निवेश करूंगा, तो निश्चित रूप से जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस होगी, जहां पर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगेंगे, तो वहां तो डेवलपमेंट होना ही है, रोजगार का सृजन होना ही है। तो मैं तो मानता हूं कि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। पिछली बार लेकिन एक समस्या थी, पिछली बार जब भी कभी हम ये सवाल पूछते थे अलग मंचों पर कि कोई भी सरकार हो, ये एमओयू करते समय ये जब एक करार होता है कि आप स्थानीय लोगों को रोजगार दोगे, बाद में पता चलता है कि लोग उस तरह प्रिपेयर नहीं है जैसे इंडस्ट्री को चाहिए। फिर उसके बाद एक स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चले, पिछली सरकार ने भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए। अब की बार मैं वही पूछ रहा हूं, क्या नीति में आपने प्रावधान किए हैं? पहले से ऐसे लोग तैयार, इंडस्ट्री फ्रेंडली लोग तैयार हो गए ताकि उनको रोजगार मिले, उनकी अगर ज़मीनें जाएं, उनके क्षेत्र में इंडस्ट्री लगें तो उनको वहीं के में स्थानीय रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था की आपने? देखिए, पिछले सरकार में मुझे याद है कि स्किल डेवलपमेंट पर विशेष रूप से काम हुआ और केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट का एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई जी। तो ये देखिए, ये होता है कि हम तैयारी क्या कर रहे हैं। यदि आपको स्किल्ड रोजगार युवाओं को देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है कि नहीं है, या फिर जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदना है, ये प्रश्न कांग्रेस की नीति में ही अभाव रहा है पुनीत जी। और इसीलिए यहाँ पर जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसका कारण यही है कि इन्होंने कोई अधोसंरचना खड़ी नहीं की। निश्चित रूप से इस पर काम हुआ है छत्तीसगढ़ में पहले, और निरंतर इस पर अलग अलग जिलों में आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस खड़े किए गए हैं, और मैं मानता हूं कि उस पर बहुत भविष्य में भी काम होगा और अब हम ज़्यादा प्रतिशत में युवाओं को स्किल्ड रोजगार दे पाएंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, अब एक थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी जो हम देखते हैं, एक बड़ा बुनियादी फर्क देखते हैं कि यहाँ प्रदेश में हम उद्योगपतियों को बुलाते हैं, 2 या 3 दिन का समिट करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं, आवभगत करते हैं, एमओयूज तब भी होते हैं, उसमें भी उसी को हम एक तरह से पैमाना मानते हैं कि हमने इतने के एमओयूज कर लिए, बाद में ज़मीन पर क्या होता है वो सबके सामने रहता है। अब जो सरकार कह रही कि साहब हम जहां वे हैं उन पे फोनिक कन्वर्सेशन काफ़ी हद तक कर लेते हैं, जो एग्री होते हैं, तैयार होते हैं, उन्हीं शहरों में जा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जाना एक लॉजिकल है क्योंकि सारे उद्योगपतियों का ये हब है, सेंटर है। विपक्ष क्या सोचता है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है? देखिए पाठक जी, अभी आपने 2-3 बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाए थे और मेरे को लगता है कि इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए समय थोड़ा कम होगा। सबसे पहली बात तो ये है
कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहती है तो बने, मगर माननीय भूपेश बघेल ने पिछली अपनी सरकार में तमाम उद्योगपतियों को बुला करके उनसे परामर्श करके एक उद्योग नीति तैयार किया था। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकार के सामने एमओयू करते समय तो ये कह दिया जाता है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उनको महत्व देंगे, फलाना देंगे, धमका देंगे, मगर वास्तविक में जब एक बार उद्योग लग जाता है तो हमने देखा है, ये हमारा भोगा हुआ सत्य है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय उनके जो स्वास्थ्य है उसकी सुविधा जो देनी चाहिए, अस्पताल खोलना चाहिए, अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ने की सुविधा देनी चाहिए, वहाँ के लैंड लूजर्स हैं उनके भविष्य को सुधारने के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। इस तरह के उद्योग कुछ भी नहीं करते। जहां तक अडानी जी ने कहा है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं ना। उन्होंने तमाम पुराने सीमेंट फैक्ट्रियों को खरीद लिया है, पावर प्लांट को खरीद रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? वो नया थोड़ी है। जो पुराने संयंत्र चल रहे थे उसका पैसा वहां पैसा लगा के उन्होंने उसको जो यथास्थिति है उसको खरीद लिया है। तो इस तरह से जो परिस्थितियां हैं, मैं कह रहा हूं कि एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते, छत्तीसगढ़ के निवासी होने के नाते कांग्रेस भाजपा की बात नहीं सोचता मैं ये सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ में जहां कृषि को बल मिले वहीं उद्योग को भी बल मिले। इसका आपकी बात का उत्तर में ले लूं जरा। अडानी साहब का आपने जिक्र किया, बताया कैसे निवेश कर रहे हैं। देखिए सुरेंद्र, देखिए ये सरकारों का अंतर होता है। सुरेंद्र शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता है। पिछले बार जब अडानी को इन्होंने एंटरटेन किया था इनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में, तो एक्सटेंशन दिया था परसा कोल ब्लॉक का और गुपचुप बैठक किया था, एक तरफ दुश्मनी और एक तरफ दोस्ती। तो इन्होंने एक्सटेंशन देके लाखों पेड़ वहाँ पर पुलिस के साए में, संगीनों के साए में, और वहाँ पर जो हमारे जनजाति भाई थे उनको नज़रबंद करके इन्होंने कटवाया था। तो आप उसके एवज में आपने क्या लिया ये बताइए। आप पहले आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या था? आपने उद्योगपति तो उनको यहाँ पर महत्व दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ को क्या मिला? अब मैं एक उदाहरण दूंगा। यहाँ पर एथेनॉल प्लांट का आपका प्लान था बेमेतरा में, आपने क्या किया एथेनॉल के बारे में? 5 साल का आप बताइए कि एथेनॉल पर आपने क्या काम किया, क्योंकि आप एथेनॉल को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये चावल से बनाना चाहिए, इस पर अनुमति मिलना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने एथेनॉल पर क्या किया, ये शर्मा जी उत्तर दे दीजिए। बताना चाहिए। नहीं, देखिए ये एथेनॉल का जहाँ तक सवाल है, केंद्र की सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन दी ही नहीं। गन्ने से एथेनॉल बनाने के एक प्लांट जो है तैयार हो रहा है बेमेतरा में। आप बेमेतरा में चला रहे थे, बेमेतरा में हो रहा था और ऐसी कई योजनाओं को सरकार ने बेमेतरा में आप पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे। नहीं, मगर वहाँ केंद्र ने धान से एथेनॉल बनाने का परमिशन दिया ही नहीं ना। मैं बताया ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप बताइए ना, अडानी ने कहाँ इन्वेस्ट किया उसको? आप 60,000 इन्वेस्ट किया बता रहे हैं ना। देखिए आप बोल रहे हैं ना अडानी ने 60,000 इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर मीट बुलाया था उस समय। अरे भाई, अभी आपने एक आंकड़ा बताया कि 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी जी कर रहे हैं, कहाँ किए बताइए ना। अरे केंद्र हमारे साथ सहयोग ही नहीं करते थे, लेकिन केंद्र ने हमारे साथ किसी विषय में सहयोग नहीं किया। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप लोग करके दिखाइए, अच्छी बात है, आप लोगों को करना चाहिए। मुख्यमंत्री को राहुल गांधी के साथ मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप अडानी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया ये बता दीजिए ना मेरे को सरकार की। और जहाँ तक परसा कोल का प्रश्न है, इस सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते कि ये सारा एमओयू क्या थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और पुलिस को भेज करके पेड़ कटवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इस बात से आप जो इधर उधर ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ, आप तो खुद जानते हैं, उसका उत्तर दे दीजिए। मैं इंडोनेशिया में हमको केंद्र की सरकार ने किसी बात में सहयोग नहीं किया। भूपेश बघेल जी क्यों नहीं गए थे ये बता दीजिए। एथेनॉल बनाने के प्रयासों को केंद्र की सरकार ने परमिशन ही नहीं दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक फाइनल कमेंट की तरफ आपको भी, आप दोनों को लिए चलते हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा आप लोग आरोपों पर भी बात कर लें। एक आरोप अगर उस पर जाएंगे तो फिर एक डिबेट छोटी पड़ जाएगी। उन्होंने फिर ये कहा कि कांग्रेस ने का एटीएम बनकर छत्तीसगढ़ रह गया था। पिछली सरकार के समय हमने इस पर कई डिबेट की, एटीएम बनने को लेकर के, केंद्र तक पैसे, पूरे एक मनी ट्रेल को लेकर। हम उस तरफ जाएंगे नहीं, आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आप बात करें। फाइनल आप जवाब दीजिएगा सुरेंद्र शर्मा जी, ये जो प्रयास हैं ये फलीभूत कैसे हो सकते हैं? अभी जो काम हो रहे हैं, जिस नए इरादे से जाहिर किए जा रहे हैं, इसमें विपक्ष की भूमिका आप कैसे निभाएंगे? 20 सेकंड मात्र। भूमिका छत्तीसगढ़ तो सबका है, सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कांग्रेस पार्टी भी आएगी
और अगर लोगों को रोजगार मिले, यहाँ उद्योग खिले, लोगों के जीवन में बदलाव आए तो ये अच्छी बात है। और हम तो बल्कि शुभकामनाएं देंगे कि प्रयास करें, इनका प्रयास सफल हो। मगर हमारा अनुभव कहता है कि ये जो है दूर के ढोल सुहावने हैं। हमने पिछले 20 सालों में इतने MOU सुने हैं, इतने उद्योग आने की बात सुनी है, मगर वो हकीकत में कहीं बदल नहीं पाया है। नहीं, एक्चुअल वर्क हम ये कहेंगे कि हकीकत में बदलने का प्रयास करें। ठीक बात है सिंहदेव साहब, MOU नहीं, एक्चुअल वर्क हो एक और लोगों को वास्तविक रोजगार मिले, लैंड जाने पर उनको दिखे कि उनको रोजगार मिल रहा है। क्या कीजिएगा इसके लिए? देखिए, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट लाने की सरकार है, इन्वेस्टमेंट करने की सरकार नहीं है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो बहुत नेक नीयत के साथ और परिणाम के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, और इनको प्रतिपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। ये नक्सल पर भी सवाल उठाने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठाते हैं, तो इस पर इनको बाज आना चाहिए और पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका ये निभाएं। अभी हमारे सिर्फ 1 साल हुए हैं। ठीक बात है, अभी 1 साल हुए हैं। नियत का मूल सवाल बता रही है बीजेपी कि नियत अगर आपकी ठीक हो तो आप किसी भी कदम को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब मुंबई गए हैं तो दिल्ली के बाद मुंबई में MOU अवश्य होंगे, एक डेटा भी आएगा, लेकिन जमीन पर क्या क्या आ पाएगा इस पर विपक्ष को भी नजर रखनी है। उनकी ये दायित्व है, उनकी भूमिका है, जनता ने तय की है। हम भी देखेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। फिलहाल शुभकामनाएं दे सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि वाकई निवेश आए और खूब सारा रोजगार लाए, ताकि ये प्रॉस्परस स्टेट आगे जाकर के एक नंबर 1 स्टेट का दर्जा प्राप्त कर सके, जिसकी पूरी संभावना है। आप दोनों को धन्यवाद। नमस्कार।